स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। मेरा नाम है अमन ठाकुर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जो कि क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सी सेट 2025 में, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। लास्ट तक आपको बने रहना है मेरे साथ में, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग ऑप्शंस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगा इन क्वेश्चंस के। आपको ध्यान से देखना है उन सॉल्यूशंस को, और आने वाले जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस रहेंगे उनमें आपको फायदा मिलेगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स विदाउट यूजिंग ऑप्शंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इन हिमाचल प्रदेश इज 300 किलोमीटर। Two cars A and B start simultaneously from these stations and move towards each other. The speed of one of them is 7 km per hour more than the other. If the distance between them after 2 hours of their start is 34 km, then the speed of the car A and B are. देखिए, दो कार्स हैं आपके पास A and B, उन दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। कार ए आपकी मूव कर रही है कार बी की तरफ, और कार बी आपकी ट्रेवल कर रही है कार ए की तरफ। कार ए की स्पीड को हम सपोज करेंगे x किलोमीटर पर आवर, तो कार बी की स्पीड आपके पास बन जाएगी 7 किलोमीटर मोर देन दी स्पीड ऑफ द कार ए, दैट मींस x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक और चीज दी गई है, वो है आपके पास टाइम, कि 2 घंटे के बाद इन दोनों कार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 34 किलोमीटर का। ठीक है, 2 घंटे इन दोनों कार्स ने ट्रेवल करने के बाद ये पाया कि इन दोनों कार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 34 किलोमीटर्स का। हमको यहाँ पर पता है स्टूडेंट्स कि कार ने 2 आवर्स में ट्रेवल कितना डिस्टेंस किया होगा, 300 किलोमीटर माइनस 34। दैट मीन्स 2 घंटे में इन दोनों कार्स ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपका 266 किलोमीटर। ठीक है, ये 34 किलोमीटर जो है वो गैप है इसके बीच में, कार ए और कार बी के बीच में। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि 2 घंटे में इन दोनों कार्स ने ट्रेवल किया है 266 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलकर दोनों ने। हमें पता है स्टूडेंट्स कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है कार ए और बी की वो है x प्लस 7। ठीक है, हमने क्या किया, स्पीड को ऐड कर दिया, किसकी स्पीड को, कार ए और कार बी की स्पीड को। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इन दोनों कार्स के द्वारा वो है 266 किलोमीटर। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो टाइम भी हमको पता है 2 आवर्स है। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कैंसिल करना है इन वैल्यूज को, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है x की वैल्यू को, और 133 माइनस करना होगा हमें 7 को। आपके पास रिजल्ट आएगा 2x इक्वल टू 126। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है आपके पास स्पीड ऑफ द कार ए। स्पीड ऑफ द कार बी विल बी 63 प्लस 7 विच विल बी इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ तक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार ए और कार बी के बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स का। इन दोनों कार्स ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया एक दूसरे की तरफ। कार ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और कार बी की स्पीड हो जाएगी मोर देन दी कार 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन दी स्पीड ऑफ दी कार ए, दैट मीन्स x प्लस 7। 2 घंटे के बाद इन दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस रह गया 34 किलोमीटर का। तो आपको ये पता चल गया है कि 2 घंटे में इन दोनों कार्स ने ट्रेवल किया है 266 किलोमीटर का डिस्टेंस। यहाँ पर हमने क्या किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया। टोटल स्पीड जो है कार ए और बी की वो है x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमको पता है 2 घंटे में ट्रेवल किया गया है 266 किलोमीटर का। इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, यानी कि 2 आवर्स के साथ।
तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी कार ए की 63 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है स्पीड ऑफ द कार बी इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द कार ए। तो हमने 63 में 7 को ऐड किया तो स्पीड ऑफ द कार बी हमारे पास आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। ये है आंसर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फाइंड द मिसिंग टर्म। और इस क्वेश्चन में आपको सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करनी थी, जो आपके पास प्रीवियस नंबर है उनको ऐड करना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 में आपने 1 को ऐड किया तो 1 आ गया, 1 प्लस 1 आपके पास आ गया 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 5, 5 प्लस 3 होगा 8, 8 प्लस 5 होगा आपके पास 13, 21 प्लस 34 होता है आपके पास 55, 55 प्लस 34 आपके पास होगा 89। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा निकलकर यहाँ पर 2, 2, 13 एंड 89। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका है प्रॉब्लम ऑन एजेस चैप्टर से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है शालिनीज मदर इज 12 years मोर देन ट्वाइस ऑफ शालिनीज एज। आफ्टर 8 years शी विल बी 20 years लेस देन 3 times ऑफ शालिनीज एज। द एज ऑफ शालिनीज मदर इज। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे शालिनी की मदर की एज, और इस तरफ हम लिखेंगे शालिनी की एज। शालिनी की एज को हम सपोज करेंगे x ईयर्स। ठीक है, शालिनी की जो मदर की एज है वो है 2 times ऑफ शालिनीज एज, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x, और इसमें हम 12 ईयर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये आपसे कह रही है फर्स्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की, कि शालिनी की जो मदर की एज है वो 12 ईयर्स ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ शालिनीज एज से। अगर शालिनी की एज x है तो शालिनी की मदर की एज क्या हो जाएगी, 2x प्लस 12 ईयर्स। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व हो गया है इस क्वेश्चन का। सेकंड स्टेटमेंट को अब रीड करते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स, दैट मीन्स प्लस 8 ईयर्स। अब इन एजेस में हमको क्या करना है, 8 ईयर्स को ऐड करना है। तो शालिनी की मदर की एज अब क्या बन जाएगी, 2x प्लस 20 ईयर्स। ठीक है, हमने 8 ईयर्स को इसमें ऐड कर दिया, तो शालिनी की मदर की एज क्या बन गई, 2x प्लस 20 ईयर्स। अब हमको शालिनी की एज के साथ 8 ईयर्स को ऐड करना है, तो शालिनी की एज बन जाएगी x प्लस 8 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रही है शी विल बी 20 ईयर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ शालिनीज एज। शी किसके लिए यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, शी यूज हो रहा है शालिनी की मदर के लिए। ये आपको ध्यान देना है, शी जो है वो वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए, शालिनी की मदर के लिए। तो यहाँ पर शालिनी की मदर की एज अगर 2x प्लस 20 है तो ये इक्वल होगा किसके, शी विल बी, हु विल बी, शालिनीज मदर विल बी 20 years less than 3 times of शालिनीज एज। तो शालिनी की एज को हमको सबसे पहले 3 टाइम्स करना है, यानी कि 3 से हमको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 8 को, और इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 20 ईयर्स को। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी, 2x plus 20 is the age of the Shalini's mother, and Shalini's mother age will be equal to 3 times of Shalini's age minus 20 years. That means 3 multiply with x plus 8 minus 20 years. अब इस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना था। 2x plus 20 will be equal to 3x plus 24 minus 20. ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 20 आपका एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 3x प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, एक्स को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर आपके पास 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो नेगेटिव साइन से आपका नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 16 आ गई है। x है शालिनी की एज, तो शालिनी की एज आपके पास आ गई है 16 ईयर्स। और आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि आपको बताना है शालिनी की मदर की एज को। अगर 16 ईयर्स है शालिनी की एज, तो शालिनी की मदर की एज कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ शालिनीज एज, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 16 प्लस 12। 16 टू होता है 32, 32 प्लस 12 विल बी 44। सो 44 ईयर्स जो है वो है किसकी, शालिनी की मदर की एज।
ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, 44 years will be the age of the Shalini's mother. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हर एक क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, स्टेटमेंट में फ्रेम करने की कोशिश की है और स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है, उस स्टेटमेंट को आपको तोड़ना है फुल स्टॉप में। ठीक है, फुल स्टॉप तक पहले आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, उसको इक्वेशन में लिखना है। फिर सेकंड स्टेटमेंट को आपको फुल स्टॉप तक रीड करना है, फिर उसको आपको इक्वेशन में लिखना है। जब आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन की, उसको आप फ्रेगमेंट्स में बांटेंगे, यानी कि कुछ हिस्सों में बांट देंगे, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए मिल्कमैन बाइज 70 liters of milk for rupees 1500 and add 5 liters of water. If he sells it at rupees 24 per liter, profit percentage is। देखिए यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 70 लीटर जो है मिल्क, उसकी कॉस्ट आपको गिवन है रुपीज 1500। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लीटर जो मिल्क की कॉस्ट है वो है आपके पास 24 रुपीज। अगर मिल्क मैन 70 लीटर मिल्क में 5 लीटर वाटर को ऐड करता है, तो अब आपके पास मिल्क जो है टोटल वो बन जाएगा 75 लीटर्स। ठीक है, 70 लीटर है आपके पास प्योर मिल्क, इसमें 5 लीटर अगर पानी ऐड कर दिया जाए तो अब आपके पास मिल्क रह जाएगा 75 लीटर्स का। ठीक है, 1 लीटर मिल्क को वो बेचता है 24 रुपीज में। ठीक है, तो 75 लीटर्स का जो मिल्क है उसको कितने रुपीज में बेचेगा वो, 75 लीटर्स विल बी इक्वल टू एक्स। इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी इक्वल टू 75 लीटर्स मल्टीप्लाई विद 24। ठीक है, x विल बी इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई विद 24 विल बी 20, 0, 5 2s are 10, 15, 5 4s are 20, 27, 28, 9, 30, this will be 0, 0, 8, 1800। ठीक है, सो 1800 रुपीज जो है वो कॉस्ट है किसकी, 75 लीटर्स ऑफ मिल्क की। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकलेगा, ये है आपके पास कॉस्ट प्राइस, ये है आपके पास सेलिंग प्राइस। ये आपको ध्यान देना है। मिल्कमैन ने खरीदा 70 लीटर का मिल्क 1500 रुपए में, तो ये हो गई आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी कि 1500 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ द मिल्क विल बी 1800 रुपीज। ठीक है, उसने क्या किया, 5 लीटर पानी ऐड किया 70 लीटर मिल्क में, तो आपके पास मिल्क आ गया 75 लीटर, और इस 75 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 1800 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आपके पास निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विच विल बी इक्वल टू 1800 माइनस 1500, यानी कि आपके पास 300 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज को। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, प्रॉफिट है आपके पास 300 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 1500 रुपीज, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 15 टू होता है आपके पास 30, सो 20% विल बी दी प्रॉफिट परसेंटेज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मोहन लाल परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 35,000, ही अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की, वो है रुपीज 35,000। ठीक है, इस 35,000 पर क्या हो रहा है, 12% जो मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी शॉपकीपर अर्न कर रहा है 10% का प्रॉफिट। तो आपको निकालना है मार्क प्राइस। देखिए इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए डिस्काउंट किसका है, 12% का। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को लेते हैं 100%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम क्या लेते हैं, 100%।
अब इस 100% पे आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कितने का, 12% का। सो 100 माइनस 12% विल बी इक्वल टू 88%। सो 88 जो परसेंट है आपके 88% को मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसके साथ में, मार्क प्राइस के साथ में, ठीक है। और आपको पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दी डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई विद मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस आपको फाइंड आउट करना था, 88% मल्टीप्लाई विद मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100 प्लस, यहाँ पर देखिए गेन हो रहा है 10% का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज है आपके पास 10% का, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे 88% मल्टीप्लाई विद मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस विल बी 35, कितना है, 1000। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 35,000 मल्टीप्लाई विद 110% डिवाइड बाय 100। यहाँ पर 100 से हम 100 को कैंसिल आउट कर देंगे, 11 8 सा होता है आपके पास 88, 8 से आप कैंसिल आउट करेंगे अब किसको, 35,000 को, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 30 to 35, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 0 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, so 4 3 7 5 0 will be the answer, ठीक है। तो आपके पास जो मार्क प्राइस है आर्टिकल का वो कितना है, 43750, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आपको हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फॉर्मूला जो सेलिंग प्राइस का होता है वो होता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई विद डिस्काउंट परसेंटेज, और डिस्काउंट परसेंटेज आपकी कैसे निकलेगी, 100% जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, ये आपको ध्यान देना है। आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या होती है, 100% होती है। अब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस है आपके पास, तो सेलिंग प्राइस आपको कैसे निकालना है, गेन में ऐड करना है, यानी कि जो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है उसको ऐड करना है किसके साथ, 100% के साथ। ये है आपका फॉर्मूला यहाँ पर सेलिंग प्राइस का। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है विद यूजिंग फॉर्मूलाज। और आप जैसे जैसे फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे या फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंसर विद इन सेकेंड्स निकल कर आ जाएंगे एग्जामिनेशन में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्ड वे में इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। The compound interest on rupees 75,000 for 3 years at successive interest rates of 4%, 6% and 9% for each year is, देखिए 75,000 जो है आपके पास वो है प्रिंसिपल। अब आपको पता है फर्स्ट जो आपके पास ईयर है वहां पर आपके पास 4% का क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। ये है आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो आपके पास एज इट इज आएगा, 5 4 होता है 20, 7 4 28, 29 30, 3,000 रुपीज इज दी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट ईयर। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में आपको पता है कि आपको प्रिंसिपल अगर निकालना है तो 75,000 को ऐड करना होगा 3,000 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 78,000। 78,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यानी कि 6% के साथ, जीरो से जीरोस आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा रुपीज 0, 6 8 होता है आपका 48, 7 6 होता है 42, 42 प्लस 4 विल बी 46, so 4680 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब चलते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में आपको ऐड करना होगा प्रिंसिपल को और कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0 8 6, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, दिस विल बी 8, so 82,680 will be the principal amount for the third year। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यानी कि 9% के साथ, जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा रुपीज 9 8 होता है 72, ठीक है, 9 6 54, 55 56 57 58 59 60 61,
6 will be the remainder, 9 2 जा 18, 24 आ जाएगा यहाँ पर, 2 रिमाइंडर, 9 8 जा 72, 73 74, ठीक है। डेसिमल आप यहाँ पर लगा देंगे और ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए। अब आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, तो इन तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कर देंगे ऐड, तो आपके पास रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पर 0.2 आपका एज इट इज आएगा, यहाँ पर 1 आपका एज इट इज आएगा, 8 + 4 कितना होता है 12, 6 + 4 कितना होगा 10, +1 होगा 11, 8 + 4 12, 12 + 3 will be 15, so 15,121.2 rupees will be the compound interest, ठीक है। ये आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 15,121.2 रुपीज। ये आपके पास क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है a machine costs ₹70,000, it depreciates at the rate of 5% in the first year and 10% in the second year, its depreciated value after 2 years is। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डेप्रिशिएट का मीनिंग होता है लेस, ठीक है। हर साल पहले साल 5% की कमी हो रही है इसमें कॉस्ट में, और वो कॉस्ट है आपके पास 70,000 रुपीज। एक मशीन की कीमत है 70,000 रुपीज, तो पहले साल में 5% की क्या हो रही है, उसमें कटौती हो रही है, यानी कि 5% कम हो रहा है प्राइस किसका, उस मशीन का। सेकेंड ईयर में 10% कम हो रहा है इस मशीन का प्राइस, जिस मशीन का कॉस्ट कितना था 70,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए इस मशीन का प्राइस कितना होगा। मशीन की कॉस्ट है 70,000 रुपीज, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में इस मशीन की कॉस्ट गिर रही है 5% से, तो आपके पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी 95%। जीरो से जीरोस को हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये 70,000 रुपीज जो है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 70,000 रुपीज इज इक्वल टू 100%, ठीक है। स्टार्टिंग में इस मशीन की कॉस्ट कितनी है 70,000 रुपीज, और हमेशा हम एक्चुअल कॉस्ट को क्या लेते हैं 100% लेते हैं, ठीक है। 70,000 रुपीज अगर मशीन की कॉस्ट है तो उसको हमने इक्वेट कर दिया किससे 100% से। अगर पहले साल में उस मशीन की कॉस्ट गिर रही है 5% से, तो हम क्या करेंगे 100 - 5% करेंगे। 100 - 5% कितना होता है 95%। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है इस मशीन की, तो 70,000 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ 95% के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कॉस्ट निकल कर आएगी फर्स्ट ईयर में मशीन की, वो होगी, डबल जीरोस आप एज इट इज लगाएंगे, 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 5 होता है 35, 9 7 होता है 63, 64 65 60, 9 7 63, 64 66, yeah, 66,500 will be the cost of the machine for first year। अब चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में इस मशीन की कॉस्ट होगी 66,500, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकेंड ईयर में जो आपकी कॉस्ट गिर रही है मशीन की वो है 10%, दैट मीन्स 100 - 10% विल बी इक्वल टू 90%, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 90% के साथ, जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0 9 5 45, 9 6 54, 54 + 4 will be 58, 9 6 54, 55 56 57 58 59, so 59,850 will be the answer of this question, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो इस मशीन की कॉस्ट है वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास ₹59,850 रुपीज। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक करवाए हैं वो आपकी समझ में आ रहे हैं। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर से। क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रवीण कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while मोहित कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days आफ्टर विच प्रवीण लीव्स। हाउ मेनी मोर डेज विल मोहित टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए
प्रवीण को मैं पी से डिनोट करूंगा, मोहित को मैं एम से डिनोट करूंगा। प्रवीण को लग रहे हैं 30 दिन एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और उसी काम को कंप्लीट करने के लिए मोहित को लग रहे हैं 25 दिन। यहां से हमको मिल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क होगा एलसीएम किसका, प्रवीण और मोहित के नंबर ऑफ डेज का। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा 150। यहाँ से हमको मिल जाएगी एफिशिएंसी। इन दोनों के काम की एफिशिएंसी होती है आपके 1 डे वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी आपके पास प्रवीण की आ जाएगी कितनी, 5 यूनिट्स, और आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी मोहित की कितनी, 6 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि एक दिन में प्रवीण कर रहा है 5 काम, और मोहित एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अगर एक दिन में प्रवीण कर रहा है 5 काम को और मोहित एक दिन में कर रहा है 6 काम को, तो 6 5 कितना होता है, 11। तो दोनों मिलकर 11 यूनिट्स काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, एक दिन में मोहित और प्रवीण मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 11 यूनिट्स काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करेंगे, तो 11 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 110 यूनिट्स ये काम कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिनों में। ठीक है, 10 डेज में प्रवीण और मोहित मिलकर कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, 110 यूनिट्स काम कंप्लीट कर रहे हैं। आफ्टर विच प्रवीण लीव्स, अब प्रवीण छोड़कर चला गया। 10 दिन के बाद प्रवीण छोड़कर चला गया मोहित को। अब मोहित जो है वो रिमेनिंग वर्क को अकेला कंप्लीट करेगा। ठीक है, 10 दिन तक प्रवीण और मोहित ने मिलकर कितना काम किया, 110 यूनिट्स का काम किया। ठीक है, और टोटल वर्क आपको पता है कितना है, 150। तो रिमेनिंग वर्क यहां से आ जाएगा आपके पास 150 माइनस 110, विच विल बी इक्वल टू 40। ये जो 40 यूनिट्स का काम है, ये कंप्लीट करना है किसको, मोहित को। ठीक है, मोहित विल कंप्लीट दी 40 यूनिट्स ऑफ वर्क अलोन। और आपको पता है एक दिन में मोहित कंप्लीट करता है 6 यूनिट्स का काम, वो है यहां पर देखिए। तो मोहित 40 यूनिट्स का काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 40 डिवाइड बाय 6। ठीक है, मैंने क्या कहा, रिमेनिंग वर्क जो है आपके पास 40 यूनिट्स का, ये कौन कंप्लीट करेगा, मोहित कंप्लीट करेगा। और एक दिन में मोहित कितना काम करता है, 6 काम करता है। तो आपको बताना है कि मोहित को कितने दिन लगेंगे 40 यूनिट्स का काम कंप्लीट करने के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे, 40 को डिवाइड करके 6 से। 40 डिवाइड बाय 6 विल बी इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो 20/3 days will be required by Mohit to complete the work. आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं वो आपको क्लियर होंगे, और स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की थी आपके सामने, विदाउट यूजिंग ऑप्शंस। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग जो आपके पास क्वेश्चंस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस क्वेश्चन पेपर के, वो आपको सॉल्व कर कर बताऊंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बने रहना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको निकालना है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ उनसे जो मिलते जुलते जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप सफल हो पाएंगे सी सेट के क्वेश्चन पेपर में, अगर आपको ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें आप लोग।